हिंद जागरण में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कंधार पर भी हुआ तालिबानियों का कब्जा। रूसी सेना पहुंची अफगानिस्तान सीमा के करीब। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से 2 और मौतें। पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन 30 अगस्त तक बढ़ा। गुजरात में इन्वेस्टर समिट का आयोजन। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सरकार का बड़ा ऐलान। हरियाणा के 4 जिलों में लगाए जाएंगे स्मार्ट बिजली मीटर। बिहार में शिवलिंग का अपमान करने वाला शख्स गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने कई जगहों पर तिरंगा नहीं फहराने का किया ऐलान। भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी। अब खबरें विस्तार से। तालिबान ने अफगानिस्तान के दूसरे सबसे बड़े शहर कांधार पर भी कब्जा कर लिया है। मीडिया सूत्रों के मुताबिक तालिबान अब तक 34 में से 12 प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। तालिबान अब तक कांधार, हेरात, गजनी, कुंटुश, तकहर, बदकसन, समनगढ़, निमरौज, फराह, जजजान, बगलान और सरेपुल प्रांतों पर कब्जा कर लिया है। इधर भारत ने गुरुवार को एक बार फिर से अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि उड़ानें बंद होने से पहले भारतीय वतन वापसी का तुरंत इंतजाम कर लें। भारतीय कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को वापस भेज दें। कवरेज के लिए आए भारतीय पत्रकार भी सुरक्षा के अतिरिक्त इंतजाम कर लें। भारतीय दूतावास ने इससे पहले 29 जून, 24 जुलाई और 10 अगस्त को भी एडवाइजरी जारी की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल स्थित भारतीय दूतावास को बंद नहीं किया जाएगा। तालिबान के हमलों के बीच रूस की सेना अफगानिस्तान की सीमा के करीब पहुंची हुई है। औपचारिक तौर पर यह कहा जा रहा है कि यह रूसी सेना का युद्धाभ्यास है, लेकिन भारी भरकम इंतजाम की वजह से इस सैन्याभ्यास को दूसरे नजरिए से भी देखा जा रहा है। तजाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर इतनी अधिक संख्या में रूसी सेना की मौजूदगी के दूसरे भी अर्थ निकाले जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तालिबान का हमला बढ़ने के बाद अनेक अफगानी सैनिक हथियार छोड़कर जान बचाने के लिए तजाकिस्तान की तरफ भाग निकले थे। इसके अलावा अफगानिस्तान में एक के बाद एक शहरों पर तालिबान के कब्जे के बीच अमेरिकी सेना ने वहां हवाई हमला कर तालिबान को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाबी पाई है। इस अस्थिरता के दौर में अचानक से रूसी सेना की भारी मौजूदगी भी तालिबान के खिलाफ तैयारी के तौर पर आंकी जा रही है। वैसे रूसी सेना ने इसे सिर्फ युद्धाभ्यास ही बताया है। याद दिला दे कि तालिबान के उदय के पूर्व रूस की सेना के साथ वहां मुजाहिदीनों का लंबा संघर्ष चला था। रूस के चले जाने के बाद वहां तालिबान का उदय हुआ था। जिन मुजाहिदीनों को अमेरिकी सेना ने हर तरीके से मदद पहुंचाई थी, उसी मदद का लाभ उठाते हुए तालिबान ने बाद में अमेरिका के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। ऐसे में अफगानिस्तान की अस्थिरता को देखते हुए रूसी सेना की मौजूदगी को कूटनीतिक तौर पर गंभीर माना जा रहा है। वैसे रूस की तरफ से अफगानिस्तान में आगे बढ़ने की किसी संभावना से साफ तौर पर इनकार किया गया है। मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से पहली मौत हुई है। शहर के घाटकोपर इलाके की 63 वर्षीय महिला ने 21 जुलाई को कोरोना संक्रमित होने के बाद 27 जुलाई को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। गुरुवार को महिला की नई रिपोर्ट आई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि उनकी मौत डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण हुई है। खास बात यह है कि महिला ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली थी। इसके तुरंत बाद ही रायगढ़ जिले में डेल्टा प्लस वेरिएंट से एक और मरीज की मौत का मामला सामने आ गया। रायगढ़ की कलेक्टर निधि चौधरी ने बताया कि नागो थाने इलाके में 69 वर्षीय व्यक्ति की डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत हो गई है। इस तरह महाराष्ट्र में अब तक 3 मौतें हो चुकी हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले हैं, जिससे डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना के मामले कम जरूर हुए हैं, लेकिन दूसरे राज्यों की तुलना में यहां स्थिति अभी भी चिंताजनक है। राज्य में लगातार 700 से 800 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं रोज 5 से 6 लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल को लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से मुक्त नहीं किया जा रहा है। अब राज्य में पाबंदियों को 30 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गुजरात में निवेश को बढ़ावा देने के लिए गुजरात इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और कदम है। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी को लॉन्च कर रहा है। ये भारत की मोबिलिटी को नई पहचान देने वाला है।
नई स्क्रैपिंग पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ कचरे से कंचन के अभियान की #सर्कुलर इकोनॉमी की एक अहम कड़ी है। ये पॉलिसी देश के शहरों में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण की सुरक्षा के साथ तेज विकास की हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाती है। गुजरात इन्वेस्टर समिट का आयोजन केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने और पूरे देश में प्लास्टिक के कचरे और उनसे होने वाले खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने ऐलान करते हुए कहा कि पूरे देश भर में अगले साल 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग नहीं हो सकेगा। सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाती है। बिजली इस्तेमाल कर रहे हरियाणा वासियों के लिए बड़ी खबर है। यहां फरीदाबाद और गुरुग्राम सहित राज्य के 4 जिलों में 5 लाख घरों में स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। इसके साथ ही बिजली बिल अब ईमेल और व्हाट्सएप से आएंगे। राज्य सरकार के एक प्रतिनिधि ने बताया कि हरियाणा में सुस्त गति से चल रही स्मार्ट मीटर बिजली परियोजना अब रफ्तार पकड़ेगी। अगले महीने तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और करनाल में 5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक करीब 3.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं पूरे प्रदेश में उपभोक्ताओं को ईमेल और व्हाट्सएप पर भी बिजली बिल भेजे जाएंगे। इससे बिल नहीं मिलने की शिकायतें खत्म होंगी। बिहार के सुपौल जिले में गुरुवार को पुलिस ने शिवलिंग का अपमान करने के आरोप में शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में बीते कुछ दिनों से एक फोटो बड़ी तेजी से वायरल हो रही थी। वायरल फोटो में कुछ लोग शिवलिंग पर पैर रखे हुए दिख रहे थे। इसकी शिकायत लोगों ने पुलिस को की। जांच पड़ताल में पता चला कि फोटो में दिख रहे युवक भीम आर्मी के सदस्य हैं, जो जिले के बलुआ बाजार थाना क्षेत्र के महादेव पट्टी वार्ड नंबर 3 के रहने वाले हैं। ऐसे में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। वहीं आरोपित का ब्रेन वॉश कर उससे घटना को अंजाम दिलवाने वाले चंदन नामक युवक की तलाश जारी है। दरअसल घटना के संबंध में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री मुकेश यादव ने बलुआ बाजार थाने में आवेदन देकर शिकायत की थी। दिल्ली की सीमाओं पर केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ महीनों से चल रही किसानों के विरोध के बीच स्वतंत्रता दिवस के आयोजन में व्यवधान की आशंका है, जिसके चलते हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने उन जिलों में तिरंगा नहीं फहराने का फैसला किया है जहां 15 अगस्त को किसी तरह की परेशानी खड़ी होने की संभावना है। इनमें कैथल, रोहतक, सोनीपत समेत कुल 7 जिले शामिल हैं। राज्य के कैबिनेट मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने कैथल, रोहतक, सिरसा, कुरुक्षेत्र, जिंद, झज्जर और सोनीपत जिलों में राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने का यह फैसला किया है। विश्व यूथ चैंपियनशिप में भारतीय तीरंदाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। पोलैंड में चल रही चैंपियनशिप में कोमालिका बारी और साक्षी चौधरी महिलाओं की स्पर्धा रिकर्व और कंपाउंड जूनियर को व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। छठी रैंकिंग वाली कोमलिका लगातार दूसरे गोल्ड मेडल से एक जीत दूर हैं। कोमलिका को 2 बाय मिले हैं और इसके बाद उन्होंने 3 खिलाड़ियों को मात दी और अंतिम 4 में पहुंची हैं। कोमलिका ने सेमीफाइनल में अमेरिकी तीरंदाज कैसे कॉफील्ड को 6-4 से हराया। बारी के अलावा 8वीं रैंकिंग वाली साक्षी चौधरी को पहले दौर में बाय मिला और इसके बाद उन्होंने कजाकिस्तान, ईरानी, मैक्सिकन और अमेरिकी खिलाड़ी को हराया और फाइनल में पहुंची। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश विदेश की कुछ खास खबरों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।